हेलो बच्चों, कैसे सभी लोग? कैसे चली सबकी सीजीपीएटी की तैयारी? तो बच्चों, अगर 2025 का एग्जाम दे रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है, इसको कैसे हम पता लगाएं। तो उसका सबसे बेस्ट देखिए तरीका क्या होता है, मॉक टेस्ट का या फिर पीवाईक्यूज का। मैं सिंपल सा लॉजिक कहूंगा कि देखिए, अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है तो इसका मतलब कि आपके मॉक टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आने चाहिए, या फिर अगर आप पीवाईक्यू लगा रहे हैं बहुत अच्छे से आपके, यानी कि सारे क्वेश्चन क्लियर होने चाहिए कि हाँ, कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, किस तरीके से आएगा। बट मैं आपकी थोड़ी हेल्प करूंगा यहाँ पे, मैं आपको क्वेश्चन का तरीका बताऊंगा कि क्वेश्चन क्या आया था पीवाईक्यू में लास्ट ईयर, और उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। बस इसी को आपको देखते हैं ना, कोई फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देर किस बात की, चलिए फर यानी स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो देखो, यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि क्वेश्चन नंबर 4 से मैं शुरुआत कर रहा हूँ, बिकॉज 1 2 3 मैंने एक एक सिंगल सिंगल वीडियो डाला हुआ है, उसको आप एक बार देख लेना जल्दी से आके। चलो बताइए फटाफट। आप देखिए, मैं क्वेश्चन आपके सामने शो कर रहा हूँ, पहले आपको मौका दूंगा, आप अपना आंसर बताइएगा क्या हो सकता है, उसके बाद फिर मैं आपको एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। बिल्कुल, अगर तैयारी अच्छी चाह रहे हो तो बिल्कुल भी मतलब चीज़ों को एकदम एक पॉइंट को ध्यान देना, आगे बढ़ने की या स्पीड बढ़ाने की कोशिश बच्चों मत करना। इससे क्या है कि आपके दिमाग में चीज़ें स्टोर हो सके। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे पहला यानी कि लिखा हुआ है कि बढ़ती हुई ऊष्मा चालकता के लिए निम्नलिखित से ठीक क्रम क्या है। ठीक है, आपको क्या करना, अरेंज करना है। कैसे बच्चों अरेंज करें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, समझते हो सबको? बिल्कुल, आपको सबसे कम वाले का पहले, उसके बाद उससे ज्यादा वाले का उससे ज्यादा वाले का, इसी तरीके से आपको अरेंज कर लेना है। चलिए मैं बताइए आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, आप कैसे उसको अरेंज करोगे। जल्दी जल्दी फटाफट अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से इसका आंसर क्या आना चाहिए। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अब तो ये क्वेश्चन वही बच्चा कर पाएगा जिससे थोड़ी सी अच्छे से तैयारी की हुई है। क्या होता है, जनरली हम लोग जब बच्चों क्वेश्चन लगाते हैं, जब बुक्स में क्वेश्चन दिए होते हैं तो हमको सिंपल से फॉर्मूला पता रहता है कि हाँ कैसे चीज़ों को फाइंड करना है। लेकिन यहाँ पे ये जो चीज़ है ये एक्सपेरिमेंटल, देखिए अब आपको ये चीज़ें तभी अच्छे से कर पाओगे जब आपको उसका टेबल याद होगा, और ये तभी होगा उन बच्चों को अच्छा लगेगा जो बच्चे सीरियसली होकर तैयारी करते हैं, बुक की एक लाइन पढ़ते हैं, एक एक लाइन को पढ़ने के बाद उनको चीज़ों को समझ करके स्टोर करते हैं अपने दिमाग में। तो यहाँ पे बात आ रही है कि सबसे ज्यादा जो हमारी कंडक्टिविटी होती है वो कौन से देखिए मेटेरियल की होती है, वो होता है बच्चों सिल्वर। ठीक है, ये आपको याद रखना है, सबसे ज्यादा होता है सिल्वर का। और सिल्वर का सिंबल सबको पता होगा, बताइए कितना होता है, एजी। ठीक है, बिल्कुल। तो सबसे देखिए ज्यादा होती है सिल्वर की। और उसके बाद फिर क्वेश्चन आता है कि सर सेकंड क्या हो सकती है, क्या हो सकती है। ठीक है, अब आप सोचो, सिल्वर की सबसे अगर ज्यादा होती है, मतलब यहाँ पे अगर आप एक तरफ से हीट दोगे बहुत तेजी से हीट दूसरे भागेगी। तो ये बच्चों क्या है, हमारा सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं कंडक्टिविटी यहाँ पे होती है, किसकी, थर्मल कंडक्टिविटी। अब ये दूसरा नंबर किसका आएगा, सोचिए, दूसरा नंबर आता है कॉपर का, बिल्कुल। अब इसके बाद हमारा जो दूसरा नंबर है वो है कॉपर का। अब कॉपर हमारा एक ऐसा मटेरियल जिसमें भी सेकंड लार्जेस्ट हमारा कंडक्टिविटी होती है, इसमें भी हमारी हीट बहुत तेजी से फ्लो करती है, और वो आप जानते हैं कि जितने मेटल्स हैं सब में फ्लो करती है तेजी से, बट इनमें भी हमें कंपेयर देखिए कर रहा हूँ कि किसमें ज़्यादा हमारी फ्लो कर सकती है। चलिए अब आप इसके बाद और बताइए, इसके अलावा और क्या हो सकता है। तो फिर आपको याद रखना है कि अब आएगा गोल्ड आ जाएगा, गोल्ड का सिंबल होता है एयू। ये आपको आपको गोल्ड यहाँ रख देना है। ठीक है, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके आपको बाकी जो मेटल्स हैं वो आपको इंक्लूड करना है, जैसे आपको एल्युमिनियम, ठीक है, ये आपको लेके चलना है। और भी फिर एक एक करके बहुत सारे थे, ब्रास आ जाता है आपका, है ना, उसके बाद निकल आ जाएगा, फिर आयरन आपको आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें कैसे हैं? देखिए ये सब चीज़ें आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से आ जाएगा। उसके बाद भी अगर आप इसके बारे में डिटेल नोट्स चाहते हैं कि सर कैसे इसको आएगा, तो बताइएगा, मैं एक कमेंट करिएगा, मैं इसको फिर आपको एक अलग से वीडियो बना करके इसका मैं पूरा आपको कॉन्सेप्ट ही सिखा दूंगा। ठीक है, तो अब आपको ये पता चल गया कि हाँ सबसे ज्यादा होता है सिल्वर का, उसके बाद फिर कॉपर का, फिर एयू का यानी कि गोल्ड का, और एल्युमिनियम का। अब आप देखिए क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, बताइए मुझे क्या हो गया यहाँ पे। कह रहा बढ़ती हुई ऊष्मा चालकता के हिसाब से आपको लिखना है, नहीं, पहले छोटी उससे फिर बड़ी उससे बड़ी। तो भी देखिए यहाँ पे जो देखिए नाम तीन ही आए हुए हैं, यानी किसी ने देखिए यहाँ पे गोल्ड की बात की ही नहीं, तो आप गोल्ड को भी कंसिडर मत करो। सीधे सीधे में यहाँ पे सिल्वर का, कॉपर का, और यहाँ पे एल्युमिनियम को यहाँ पे रखना। तो आपके हिसाब से देखिए सबसे छोटा एल्युमिनियम का होगा, तो यहाँ पे एल्युमिनियम यहाँ पे हम रखेंगे पहले पोजीशन पे। उसके बाद देखिए हमारा सेकंड पे क्या है, कॉपर को यहाँ पर लिख दीजिए आप। अब उसके बाद देखिए सबसे पहले बच्चों यहाँ पे क्या है, हमको यहाँ पे एजी कर देना है, बिल्कुल। ये देखिए हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर है, अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब चलो बताओ सब लोग जल्दी से कि कितना इसका यानी कौन सा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो बिल्कुल सही बात है, इसका देखिए हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे राइट हो जाएगा कि एल्युमिनियम, फिर कॉपर, फिर सिल्वर। क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है बहुत अच्छी बात है, अपने आप को अप्रिशिएट करिए। फिर आगे चलिए, आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन impurities आर मिक्स्ड इन मटेरियल देन इट्स इलास्टिसिटी। अब बताइए, क्या समटाइम इंक्रीजेस, समटाइम डिक्रीजेस, रिमेन कांस्टेंट, या रिमेन्स अनअफेक्टेड। सब समझते हो यहाँ पे इलास्टिसिटी क्या होती है? आई थिंक इतना मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं होगी आपको।
इतना अच्छी तैयारी अगर आपकी है तो बिल्कुल इलास्टिसिटी बच्चों जानते हो। लेकिन उसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब मैं इम्प्योरिटी ऐड कर दूंगा, बिल्कुल ठीक है, अब बताओ इम्प्योरिटी ऐड करोगे तो क्या होगा उसके साथ, ठीक है। अब ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए नॉर्मल सा कोई भी अगर आप मटेरियल लेते हो इसमें इलास्टिसिटी होती है, तो आप जानते हो उसे खींच के छोड़ोगे वापस आ जाएगा भाई, उसके अंदर इतनी ज्यादा उसके अंदर इलास्टिसिटी है। बट अभी क्या है, मैं इसके इम्प्योरिटी यहाँ पे क्या है ऐड कर रहा हूँ। अब क्वेश्चन कई बार आता है सर इम्प्योरिटी हमारी जो ऐड हो रही है उससे हमारा फर्क क्या पड़ेगा। तो बच्चों सिंपल सा लॉजिक है भाई कि दोनों टाइप की इम्प्योरिटी हो सकती है। कुछ इम्प्योरिटी ऐसी होती हैं जो आप मिला दोगे तो उसकी इलास्टिसिटी बच्चों बढ़ा देगी, और कुछ इम्प्योरिटी ऐसी भी हो सकती हैं कि जब आप इसको मिलाओगे तो उसकी इलास्टिसिटी क्या कम कर देगी। अब आपको बहुत सारी इलास्टिक अलग अलग मटेरियल को ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आएगा कि आपको कि यहाँ पे कभी बढ़ती है कभी घटती है, यानी कि आप कह सकते हैं यहाँ पे कि देखिए समटाइम इंक्रीजेस भी पॉसिबल है और समटाइम डिक्रीजेस भी बच्चों पॉसिबल है, यानी कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो पहला दूसरा दोनों के दोनों देखिए पॉसिबल है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आप ध्यान से देख लो, अगर कुछ कंफ्यूजन है बताओ, यहाँ पे कंफ्यूजन को लेके मत जाओ, क्योंकि कंफ्यूजन अगर आपको रहेगा तो आगे चल के दिक्कत हो जाएगी। तो ये चीज आप ध्यान देना कि इम्प्योरिटी दोनों टाइप की बच्चों हो सकती है, ठीक है। चलो उसके बाद आगे फटाफट बढ़ते हैं, आगे देखिए। आगे आप बताइए, चलिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा इसके बारे में, पहले आप अपना आंसर दीजिए। कह रहा है इन स्ट्रीट लाइट द मिरर यूज्ड एज ए रिफ्लेक्टर इज। आप जानते हो जब निकलते हो सड़कों से गाड़ी चलाते हुए बहुत तेज टीट 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 निकलते हो, ठीक है। अब आपको पता है कि स्ट्रीट लाइट अगर रात में अगर आप निकल रहे हो तो क्या चाहिए आपको, तो चाहिए होगा कि हमारी रोशनी हो हमारे रोड में, तो आराम से हम स्पीड से निकल सकें, क्योंकि आप जानते हैं अंधेरा होगा तो बिल्कुल आपको दिक्कत हुई जाने में। तो ये जो स्ट्रीट लाइट होती है इसमें जो प्रयुक्त परावर्तक का दर्पण होता है बच्चों कौन सा होता है, आप बताइए। अब देखो इसी में क्वेश्चन में लिंक कर रहा हूँ ना, बहुत ध्यान समझना। जब गाड़ी चलाते हो बाइक, बताइए बाइक में हमारा जो रियर व्यू हमारा मिरर होता है कौन सा होता है, बताइए जो हम पीछे देखने के लिए यूज करते हैं। आई थिंक सबको एकदम अच्छे से याद होगा, बताइए कौन सा होता है, तो होता है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर होता है हमारा उत्तल दर्पण, कहाँ पे, ये होता है हमारी गाड़ी के आगे जो देखते हो ना पीछे देखने के लिए कि हाँ भाई पीछे से कौन आ रहा है, ठीक है, वो जो हमारा जो होता है मिरर, ये होता है इस टाइप का, देखिए ये होता है कॉन्वेक्स मिरर। अब बताओ इसका यूज क्या होता है। अरे इसका भी भाई वही सेम यूज होता है जो तुम्हारे इसका स्टीरियोलाइट में हम यूज करते हैं दर्पण का। इसका भी यूज है कि जिस चीज को तुम देख रहे हो तो ये ज्यादा दूर तक का आपको एरिया दिखाई दे सके कि हाँ भाई पीछे से कितनी गाड़ियां आ रही हैं, कहाँ कहाँ से आ रही हैं। ऐसा तो नहीं है कि कोई आके किसी को ठोक दे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे जो भी पीछे से गाड़ियां आ रही हैं इनको देखने के लिए हमको क्या होता है कि इनको थोड़ा सा लार्ज हमको एरिया देखना होता है, तो ये लाइट को क्या होती है फैला देती है। उसी तरीके से देखो ध्यान से कि ये जो हमारा स्ट्रीट लाइट में जो भाई हमारी लाइट्स होती हैं इनका भी काम क्या होता है कि जो भी लाइट इसके अंदर बन रही है उसको दूर के यानी बहुत दूर के एरिया तक इसको फैला दे ताकि रोशनी बहुत दूर तक पहुंच सके और आपको गाड़ी चलाना आसान हो सके। तो इसीलिए क्या होता है यहाँ पे भी हम उसी दर्पण का यूज करते हैं, कौन सा बताइए अब। सिंपल सा कॉन्वेक्स दर्पण यानी मिरर यानी कि उत्तल दर्पण, देखिए हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। मजा आया, सबको क्लियर हुआ। इसको देखो समझोगे बहुत अच्छे से खेल खेल में तो आपको चीजें बहुत दूर तक बहुत दिनों तक याद रहेंगी। और ये हमारे भाई लाइफ में काम भी आती हैं चीजों को, इनको हमें बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, इनको बहुत अच्छे से समझ के चलना है। चलिए इसी बात पे आगे का एक क्वेश्चन, और ये बच्चों क्वेश्चन है जो कि थोड़ा सा फॉर्मूला बेस है, इसको सॉल्व करना है। बहुत आसान है यार, बिल्कुल डरने की कोई जरूरत नहीं। देखो अगर यहाँ पे बैठ के पढ़ रहे हो तो तुमको डरना नहीं है, बस अपने को अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बताओ कि सर मुझे नहीं आ रहा है, तो अब मैं आपको समझा दूंगा यार, इसमें क्या लॉजिक वाली बात है। देखिए इसमें पूछा गया है कि किसी वस्तु के द्वारा जो टी समय पे कोणीय विस्थापन थीटा रेडियन है तथा थीटा, आपको फॉर्मूला दिया हुआ है कि टी की पावर 3 माइनस का 27 टी प्लस 8। अब आपसे बोला गया है कि बताओ कोणीय चाल क्या है। इंग्लिश वाले बच्चे जो हैं इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। अब आप कहोगे सर इंग्लिश में क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, अरे यार सामने लिखा हुआ है, जो भी आपको है खुद पढ़ लो, मैं आपको समझा दे रहा हूँ खाली। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पे थीटा की वैल्यू लिखी हुई है। अब थीटा आप जानते हैं कि हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, कोणीय विस्थापन है। क्या लिखा है बताओ, थीटा इक्वल टू 3, सॉरी टी की पावर 3 लिखा हुआ है, माइनस का 27 यहाँ पे टी और प्लस का 8 लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन पूछा कि ओमेगा निकालो। अब आधे बच्चे इसमें पागल हो जाएंगे, भाई ओमेगा निकालने कैसे सर, जबकि एक लाइन का आंसर है इसका। आपको छोटा मोटा आता है, डिफरेंशिएशन करना आता है, सीखा है कि नहीं सीखा है क्लास में, नहीं सीखा कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको बेसिक अगर क्लियर है तो बताइए। देखिए यहाँ पे जो थीटा है बच्चों किसका टाइम का फंक्शन है, देखिए टाइम पे डिपेंड कर रहा है। और आप जानते हैं इसका अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं टाइम के रिस्पेक्ट में ही, देखिए डी थीटा बाई डी टी, तो ये हमारा बच्चों बन जाता है ओमेगा बन जाता है। अब क्योंकि हमारा टाइम का फंक्शन है और टाइम का हम डिफरेंशिएशन भी कर रहे हैं, बस आप देख लो जो पावर वाली चीजें हैं पावर हमारी आगे आ जाएगी। देखिए यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं कि टी की सॉरी 3 टी की पावर 2 यहाँ पे कर लोगे। अब देखिए यहाँ पे टी की पावर कुछ नहीं तो 1 मानोगे, तो देखिए 1 हमारा 27 से मल्टीप्लाई करेगा तो देखिए 27 ही रहेगा। अब यहाँ पे
टी की पावर वन थी, वन में से कम करो तो जीरो हो जाएंगे, कि सीधे सीधे हमारा 27 आ जाएगा, और जो भी कांस्टेंट टर्म होते हैं वो तो जीरो हो जाते हैं, नॉर्मल सी बात है। तो बताइए ओमेगा कितना आ गया? तो ओमेगा का वैल्यू हमारा आ गया कि 3t² माइनस का 27। बस खत्म, टाटा। ठीक है, बताओ आया ओमेगा। अब कर लोगे कभी भी ऐसे में, अगर कोई टाइम का फंक्शन है तो उसको आप डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट करोगे, बस ये देखो किस फंक्शन के फॉर्म में डिफरेंशिएट कर रहे हो। तो पीटी में इतना तो ज़्यादा डीप में पूछेगा नहीं कि भाई वो कैलकुलस से पूरी पूछ ले रहा है, नॉर्मल से चीज़ें वो पूछ रहा है। तो कहीं बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा राइट हो जाएगा यहाँ पे। बताइए बताइए कौन सा? यस। एक चीज़ और ध्यान देना बच्चों, क्या यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन, क्या तीनों का देखिए बिल्कुल तीनों का देखिए यहाँ पे सेम दिया हुआ है वैल्यूज। अब कई बच्चे कंफ्यूज, सर आपने जो निकाला वो तीनों में आ रहा है। यस, अब आपको ये सोचना यूनिट ही यहाँ पे ऐसी है जो कि फर्क पैदा कर रही है। यहाँ पे देखो ओमेगा में हम क्या कर रहे हैं, डी थीटा अपॉन डी टी बच्चों। डी थीटा का मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन, जो कि होता है रेडियन में। इसको आपको लेना है रेडियन में, और नीचे देखिए टाइम से डिवाइड करो तो ये हमारा सेकंड में। तो जो आपका आंसर आया उसमें हम ये भी ऐड करना है कि रेडियन पर सेकेंड। अब ये, अब जा करके आपका कंप्लीट ऑप्शन राइट हो पाएगा। अब बताओ कौन सा हो जाएगा? अब हमारा यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना, ये एकदम फटाफट आप टिक मार देंगे। कोई कंफ्यूजन आया सबको समझ में? यार देखो अगर समझ में आ रहा है तो आप लाइक करते रहो, लाइक करने से पता तो चलेगा कि हाँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पता चल रहा है कि हम, मैं पढ़ाता जा रहा हूँ आपके दिमाग से ऊपर से निकलता जा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको बीच बीच में बताते भी चलो कि हाँ, कमेंट करके या फिर लाइक करके कि सर मेरे को समझ में आ रहा है। कहीं पे कोई दिक्कत हो मैं हूँ उसके लिए, मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ तो देखो अब ऐसी है कि ये बिल्कुल भी कैलकुलेशन वाले तो बिल्कुल नहीं है, मैं सीधे सीधे बोलूंगा। अब तुम लोग को अपना दिमाग चलाना है, अपना ओरल इसका आंसर देना है। देखो क्या लिखा हुआ है, ऑन द सेल्सियस स्केल एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज। अब बताओ यहाँ पे कह रहा है सेल्सियस पैमाने पर शून्य ताप क्या है। चलो बताओ, कभी नाम सुना है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का? नहीं सर, नहीं सुना है। नहीं सर, बिल्कुल सुना है। जिसने सुना है उन वो बताइए, जिसने नहीं सुना है वो तो कोई बात नहीं है, उसको भी मैं बताऊंगा तो उसको क्लियर हो जाएगा। बताइए जिसने सुना है बच्चों, शून्य ताप बताइए क्या होता है? सर नाम तो लिखा शून्य था आप, यानी शून्य होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। यानी कि शून्य का बच्चों यहाँ पे जीरो लिख देंगे। नहीं, कौन से स्केल में? अब देखिए आपने स्केल के नाम सुने बाकी, फ़ारेनहाइट सुना होगा, केल्विन सुना होगा, सेल्सियस, ये सब भी सुने। तो बताओ जो जीरो यानी शून्य ताप होता है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, वो किस में होता है? ये होता है बच्चों केल्विन में। 0 डिग्री केल्विन को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। लेकिन अब आप जरा अपने ऑप्शन को चेक करो, क्या आपको केल्विन में दिया है? नहीं दिया है सर। अब क्या करें हम लोग? सर सेल्सियस में दिया हुआ है। तो सिंपल सा देखो, जब भी केल्विन में दिया हो और सेल्सियस उससे निकालना हो तो सीधे सीधे जीरो, यानी जो भी तुमको दिया हो केल्विन में, बस माइनस कर दो 273 को, खत्म बात। जब भी केल्विन दिया हो तो 273 कम कर दो, ये बन जाएगा सेल्सियस। उसी का उल्टा भी सही, देखो सेल्सियस अगर आपको दिया है उस पर 273 आप ऐड कर दो तो जो क्या क्या आ जाएगा, वो हमारा आएगा केल्विन आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो हमने माइनस किया ना, तो हमारा आंसर आना चाहिए माइनस का 273। अब आपके देखिए यूनिट क्या बनेगा, तो डिग्री सेल्सियस बन जाएगा देखो। ठीक है, देखो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, कि माइनस का 273 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आराम से राइट हो जाएगा। ये चीज चलिए अब आपको बताना है, ये चीज अब आपको बताना है। ये बहुत देखो, ये भी लॉजिक है, आसान क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला फॉर्मूला आपसे पूछ लिया। अब सर मुझे फॉर्मूला तो याद ही नहीं होते सर, फिर ये इतना टफ सब्जेक्ट हो गया सर। अरे भाई तुमने साल भर मेहनत किया है, क्या पढ़ाई की है बताओ? हैं? देखो यहाँ पे एक चीज समझ लो, यहाँ पे ये ग्रेविटेशन जो टॉपिक है इसमें चीजें पूछी गई हैं, और आप स्पेशली मैं साइंस का ही ये देखिए पीवाईक्यू ले रहा हूँ। जो साइंस वाले बच्चे हैं साल भर पीएटी की तैयारी करते हैं, साइंस के बैकग्राउंड के बच्चे हैं, तो इनको भी ये चीजें पता होनी चाहिए कि देखो यहाँ पे कोई इसमें कैलकुलेशन नहीं, सीधे सीधे अगर आपको उस टॉपिक का फॉर्मूला बच्चों याद है तो यहाँ पे आराम से बना सकते हो। अगर देखिए पूरे फॉर्मूले नहीं भी याद है ना, तब भी आप चुटकी बजाते ही यूं यूं करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे बताओगे? देखो इसमें से अगर कुछ भी तुमको याद है, देखिए कितने 5 इसमें टॉपिक पूछे गए हैं, इसके वेलोसिटी, ऑर्बिटल, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल। अगर तुमको अगर कुछ भी याद है तो आराम से इसको हम आराम से, यानी कि 2-3 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे चलो मैं करता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो इसके वेलोसिटी, अगर मैं आपसे पूछ बताना मुझे इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है अंडर 2 जी आर। बिल्कुल देखो ये सी, मतलब पहले का तो मुझे नजर आ गया कि हाँ सर पहले का तो सी हो जाएगा। अब कैसे आया भाई, मुझे याद है, आपको भी याद होना चाहिए स्टेप से, कि अंडर 2 जी आर। उसी तरीके से ऑर्बिटल वर्चुअल वेलोसिटी होती है अंडर 2 जी आर, यानी कि वहाँ पे 2 नहीं होता है। लेकिन इसी का दूसरा फॉर्म भी क्या है, अंडर 2 जी एम बाई आर प्लस एच। ये भी याद रखना कि देखो, अगर आपसे मैं बात करूँ कि यहाँ पे ऑर्बिटल हमारी होती है कच्छी वेग में, तो ये क्या होता है अंडर 2 जी एम बाई आर, स्मॉल आर, यानी कि आर प्लस एच कर सकते हो। हाँ, जब हमारा एच बहुत छोटा होता है तो उसको हम हटा देंगे भाई, एच को तो कैपिटल आर के फॉर्म में लिखेंगे, और फिर जीएम को हम कैसे हटाएंगे, जी आर स्क्वायर से, तो आर से आर कैंसिल, यानी कि अंडर रूट जी आर आ जाएगा। तो कह सकते हैं सर हमारा जो ऑर्बिटल स्पीड है ना, उसका देखिए फॉर्मूला होता है डी होगा देखिए,
तो यानी कि सेकंड का तो हमारा डी हो गया। अब बताओ इतने दो ऑप्शन को देख के कुछ एलिमिनेट हो रहा है क्या? नहीं सर जी, अभी तो नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है सर। अभी तो देखिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन भी सी और डी दिया हुआ है, और उसके बाद बिल्कुल दो थर्ड ऑप्शन में भी हमारा सी और डी दिया हुआ है। अभी सर आगे और बढ़ना पड़ेगा। ओके, आगे में बढ़ना पड़ेगा। तो चलो आगे फिर बढ़ते हैं भाई। अब देखिए आगे हमारा है पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला तो देखो बहुत अच्छे से याद है भाई, माइनस का जी एम एम बाई आर। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी होती है निगेटिव, बच्चों याद रखना निगेटिव होती है। तो यहाँ पे निगेटिव होती है लेकिन कितनी होती है, तो यहाँ पे याद रखना है कि जी लिखते हैं दोनों मास का मल्टीप्लाई और दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ पे माइनस का जी एम एम बाई आर। तो यहाँ पे मुझे याद आ गया कि भाई जो तीसरा होगा थर्ड उसके तो ए हो जाएगा। ये लो। अब बताओ एलिमिनेट होगा? नहीं सर अभी भी नहीं होगा। ओ माय गॉड, अभी भी नहीं हो रहा भाई। अब आगे फिर से देखो, यानी कि लगभग आपको सारे फॉर्मूले यानी कि पता होने चाहिए। तो तीन तो देखिए मैंने यूज किया, तो देखिए सी डी ए, यहाँ पे भी देखिए सी डी ए बिल्कुल मिल रहा है। अब आपको लास्ट के दो से ही हमें आंसर आएगा। अब क्या आएगा सर? अब आएगा कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, तो इसको भी मैं पहले मैच कर लेता हूँ। ये देखिए, अब देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ये ध्यान देना। पहली चीज काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, तो आपके आंसर भी देखिए दो ऑप्शन बच रहे हैं, एक है जी एम एम बाई टू आर, एक है माइनस का जी एम एम बाई टू आर। अब आप दिमाग लगा लो अपना, काइनेटिक एनर्जी अगर पॉजिटिव होती है तो क्या होगा भाई? तो फोर का बन जाएगा बी बन जाएगा। बस आपको देखो फोर्थ का हमको लगा लेना है, बी लगा लेना है। जैसे आपने फोर्थ का बी लगाया, अब बताओ क्या ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है? बिल्कुल सर अब हो रहा है कि फोर्थ का आपको बी लगाना, तो पक्की बात है पांचवा जो क्या होगा वो ई बन जाएगा। देखिए खत्म, तुम्हारा बताइए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट होगा। सर कैसे कर दिया आपने? अरे सर मैंने क्या बोला, मेरे को फॉर्मूला याद है। अब आपको मैं देखिए इस छोटे से क्वेश्चन में जो एक एक मिनट का टाइम आपको मिलता है, इसमें कोई फॉर्मूला ड्राइव तो करना नहीं है। यही चीज आपको सीखनी है। पीवाईक्यू से क्या सीखना है आपको? पीवाईक्यू ये थोड़ी पेपर दोबारा रिपीट हो रहा है, आ भी सकता है कभी कभी, लेकिन यहाँ पे ये हमको सीखना है कि मेरा लेवल कैसा है, मुझे किस तरीके की तैयारी बची हुई है, मुझे और आगे क्या मेहनत करनी है जिससे मैं आगे मतलब अच्छा स्कोर कर सकूँ। यही आपको चीज़ सीखनी है कि भाई फॉर्मूले पे बहुत ध्यान दो। बिल्कुल फॉर्मूला याद करके नहीं जाओगे, मान लो क्वेश्चन एग्जाम में फॉर्मूला पूछ लिया उसने, कहाँ से कब कहाँ से बनाओगे आप लोग? तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। चलो आगे बताओ फटाफट, अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर कैरेक्टरिस्टिक। चलो, तरंग की कौन सी विशेषता है जो अन्य विशेषताओं से स्वतंत्र है, यानी कि किसी दूसरे पर डिपेंड बच्चों नहीं कर रही है। मतलब इनमें से कौन सी चीज है जो बाकी चीजों पर डिपेंड नहीं करती, जैसे आवृत्ति है, आयाम है, चाल है और तरंग दैर्ध्य है। फ्रिक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, स्पीड एंड वेवलेंथ। चलो याद है किसी को इसका आंसर? अरे यार इसको आंसर को आपको मैं कहूंगा मतलब दिमाग में याद कर लो बस। फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ऐसे कई बार क्वेश्चन आते ही है, तुम लोग को टेंथ में भी शायद पूछा गया है, नाइन्थ में पूछा गया है कि फ्रीक्वेंसी आवृत्ति ऐसी चीज है जो कि इंडिपेंडेंट होती है मीडियम की। अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में हम जा रहे हैं तो कोई चीजें नहीं बदलने वाली है, जबकि बाकी जो चीजें हैं आयाम, चाल या तरंग या सब क्या होता है बदल जाता है। तो यहाँ पे सीधे कह सकते हैं कि सर आवृत्ति यहाँ पे क्या बाकियों से भी डिफरेंट हो गई। ठीक है, चलो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बताइए आप? ऑप्शन हमारा ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलो ठीक है, चलो आगे देखो नेक्स्ट। ये चीज आप बता सकते हैं? आप कहोगे सर ये भी मुझे नहीं पता। ये चीज इतनी आसान है, यहाँ पे बोला गया कि मेक द करेक्ट पेयर, सही जोड़े बनाना है। क्या देखो, एक तरफ आपको कुछ दिया हुआ है क्वांटिटीज, और आपको उसका दिया यूनिट। आप बता सकते हैं, जैसे मैं कहूँगा चाल, बताइए चाल स्पीड का मात्रा जानते हैं यूनिट क्या होता है? सर स्पीड का मुझे हाँ बिल्कुल याद आया, क्या होता है मीटर पर सेकेंड। यस, तो आपको यहाँ पे बोलना है सर चाल का होता है मीटर पर सेकेंड। तो देखिए ए का हमारा हो जाएगा फर्स्ट का फोर्थ हो जाएगा, देखिए मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से बना लो कि फोर फर्स्ट का हमारा डी हो जाएगा, ए का डी। चलो दो ऑप्शन बिल्कुल, यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन आपको दिखाई दिए बी और सी। ये दो में से कोई एक सही होगा। पहला ए गलत हो गया भाई, डी भी हमारा गलत हो गया। क्लियर? चलो बच्चों आगे देखो, अगर ये दो गलत हो गए, अब आगे देखो नेक्स्ट वेग का हमारा क्या होगा। देखो वेग, अब आपको यहाँ ध्यान देना, वैसे तो अगर मैं कहूंगा इसका भी होता है मीटर पर सेकंड, लेकिन यहाँ पे तुम्हें कंफ्यूज हो कहाँ पे किया, उसने बोला भाई वेग आप जानते हैं वेग बराबर क्या होता है भाई? वेग होता है कि विस्थापन अपॉन समय अंतराल। ठीक है, तो हमारा सीधे सीधे याद रखो कि वेग का हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी बी हमारा जो उसमें दिया है खंड दो में, इसको लगा देना हमको। तो यानी हमारा जो सेकंड हो जाएगा, यहाँ पे लिखो सेकंड का बी लिख लो। अब कुछ हुआ क्या? हाँ सर जी अभी तो हो गया। अब आगे बढ़े क्या? अरे छोड़ो ना, क्या है कि इतना हम लोग को फालतू में टाइम लॉस करना है? जहां पता चले आंसर आगे खत्म, उसको आगे बढ़ना ही नहीं। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट का डी और सेकंड का बी आ गया, यहीं से हमारा ऑप्शन नंबर देखिए सी राइट हो गया। नहीं सर ऐसा मत करिए सर, आगे में और भी क्रॉस चेक कर लेते हैं। चलो कर लो भाई। अब बताओ विस्थापन क्या होता है बच्चों? विस्थापन हमारा एक लेंथ का ही टाइप है, द शॉर्टेस्ट पाथ है ना, न्यूनतम दूरी। तो इन कह सकते हैं ये हमारा देखिए ए हो जाएगा। तो देखो तीसरा हमारा ए आ जाएगा, तो थर्ड का हमारा ए हो गया। और चौथा देखो त्वरण, अब जानते हो कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो हमारा यानी कि फोर्थ का सी आ जाएगा, तो फोर्थ का सी। आपको ठीक है? आप खुश हो गए?
ठीक है। चलो, इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन का ऑप्शन भी देखो हम लोगों ने फटाफट पहचान लिया। चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्या है भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि एनर्जी इज नॉट कैरीड बाय, ऊर्जा नहीं ले जाई जाती है अनुप्रस्थ प्रगामी तरंग द्वारा, अनुदैर्ध्य प्रगामी तरंग द्वारा, उसके बाद सॉरी हाँ हाँ, उसके बाद अप्रगामी तरंग है और विद्युत चुम्बकीय तरंग। यहाँ पे देखो आपको अलग अलग वेव के टाइप्स दिए हुए हैं। यहाँ पे कह रहा है कि एक हमारा है ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स कौन सी बच्चों, प्रोग्रेसिव वेव, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल प्रोग्रेसिव वेव और स्टेशनरी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब यहाँ पे बोला कि कौन से वेव से एनर्जी नहीं जाती है भाई। क्या आपको सिखाया गया क्लास में, टीचरों ने पढ़ाया है कि प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है? ऐसी कोई वेव वेव जो जहां से जनरेट होती है लगातार मीडियम में, बस आगे बढ़ती रहे आगे बढ़ती रहे। जब भाई आगे बढ़ रही है तो एनर्जी लेके जाएगी। मतलब ये दोनों क्या है बच्चों, ये दोनों एनर्जी को लेके जाने वाले हैं, दोनों प्रोग्रेसिव वेव के ही टाइप हैं। उसी तरीके से आप देखोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है, ऐसी जो भी वेव जिनके लिए हमको मीडियम नहीं चाहिए होता, जैसे आपकी लाइट है, बताओ लाइट कहाँ से आती है? सन से आ रही है, बहुत अदर सोर्सेज भी हैं। तो वहां से लाइट आपके पास आ रही है, मतलब आपकी एनर्जी वहां से आपके पास आ रही है, तो ये भी देखिए एनर्जी को क्या होती है, ट्रेवल कराती है। यहाँ पे सीधे से आप कहते हैं स्टेशनरी वेव, जो कि दो पॉइंट के बीच में ही क्या होती है, ट्रेवल करती रहती है। तो ये आपकी जो भी एनर्जी होती है वो दूर तक लेके जाने में ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, सी राइट हो जाएगा। क्लियर। चलो ठीक है। अब एक चीज, चलो ये बताओ, इसमें क्या बोला गया, कह रहे वन हॉर्स पावर इज इक्वल टू, एक अश्व शक्ति किसके बराबर होती है? सर मुझे तो नहीं याद है, क्या करें? अब यार इसको भी बैठ के बदलना पड़ेगा क्या? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कुछ कुछ बेसिक बेसिक चीजें हैं, बहुत अच्छे से सीख लो, ठीक है। हमेशा कामयाब हो जाओगे हमेशा के लिए, और अच्छा कोई कॉलेज मिल जाएगा, अच्छी लाइफ कटेगी, आराम से बिंदास इंजॉय करना, ठीक है। तो यहाँ पे बोला एक अश्व शक्ति किसके बराबर है, तो ये एक नंबर का बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है भाई। सर एक हॉर्स पावर जो होती है हमारी, वो होती है 746 वॉट के बराबर। तो देखो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी ही आपको याद रखना है। ये देखिए आपको एक एचपी एक्चुअली में थोड़ा बड़ा होता है, आप जानते हैं वॉट हमारा होता है एसआई सिस्टम यूनिट, जो कि आप पढ़ते आए हो, बाकी अदर इन चीज़ों को भी एसआई सिस्टम यूनिट। यहाँ बच्चों हमारा ये एचपी एचपी होता है हॉर्स पावर, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा वॉट में होता है 746 वॉट, क्योंकि ये चीज़ थोड़ा सा याद करनी पड़ेगी आपको। देखिए जैसे कभी कभी किलो वॉट आ गया, मेगा वॉट आ गया, गीगा वॉट आ गया, वो तो आपको 10 की पावर है, वो तो फटाफट चुटकी बजाते ही आप याद कर लोगे। तो ये देखो आपको मैंने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया, अब बताओ भाई तुम लोग, कि मैंने 10 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस किया है, बाकी थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा अगर मैं बाकी क्वेश्चन को भी उठा लूंगा अभी तुरंत। तो अभी बाकी के जो वीडियोस, सॉरी यहाँ पे जो क्वेश्चन है मैं अगले वीडियो में लेके आ रहा हूँ, उसको भी इसके देखने के बाद फटाफट उसको देख लो, ताकि तुम लोग को ये जो झंझट है ना कि यहाँ पे पता नहीं मेरा बनेगा कि नहीं, लास्ट ईयर कैसा पेपर आया था, कितना मुझे नॉलेज है, मुझे मुझे कुछ बन रहा है कि नहीं, तो एक थोड़ा सा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ भाई इसको भी कैसे बनाना है। अब इतना फटाफट अगर चेक कर लो और बताओ इसमें मैंने 10 क्वेश्चन करा है, इसमें कितना स्कोर आपका बना, ठीक है। जल्दी से इसको कमेंट करके मुझे बताइए, और लाइक जरूर करो भाई। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, क्वेश्चन आपको बने समझ में आए, तो आप लाइक करिए, और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करो। दोस्त हैं आपके, बिल्कुल होंगे, तो उनके साथ भी शेयर करो, ताकि उनको भी तो पता चले कि उनका तैयारी का लेवल क्या है। और अगर नए हो, पहली बार आए हो, तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके जाओ, ताकि आपको फ्यूचर में जो ऐसे वीडियोस हैं वो आपको तुरंत पहुंच जाओ। और उसके अलावा आपको मैं सारे एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स भी क्लियर कराता हूँ, उससे मेरे चैनल में जेई डब्ल्यू और नीट के लेवल के क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, कराऊंगा या कराता रहता हूँ, उसको भी आप देखते रहिए। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।